दुनिया में 197 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 193 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा लगवाए आने जाने की अनुमति पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक देश को है। इस देश का पासपोर्ट लगातार पिछले 5 सालों से वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना गया है। ये ना तो कोई वेस्टर्न देश है और ना ही कोई यूरोपियन देश। क्या आप सोच सकते हैं बिना गूगल के ये देश कौन सा हो सकता है? वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर कैसे तय होता है किस देश के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा और किसको नहीं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। मैं हूं ईशान जिंदल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यूट्यूब पर सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि हर हफ्ते कुछ नया और यूज़फुल सीखने के लिए आते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, पासपोर्ट कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन कैसे शुरू हुई और किसने इसको ऑथराइज़ किया, ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पासपोर्ट से मिलता जुलता सबसे पहला डॉक्यूमेंट 5th सेंचुरी यानी 450 BC में पाया गया था, जिसका प्रूफ हिब्रू बाइबल में भी है। शब्द BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के इस दुनिया में आने से पहले का दौर। ये कहानी पर्शिया की है, जब किंग आर्टाक्सर्क्स का राज था। उनका एक ज्यूइश कप बेरर था नेहमाया, जिसका काम था वाइन को परोसना और उसे टेस्ट करके देखना कि कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला हुआ। अब हम 6th सेंचुरी BC की बात करते हैं। तब बेबीलोनियंस ने जेरूसलम की दीवारों को तोड़ दिया था। अब ये क्यों हुआ, इसके लिए एक डिटेल्ड में नई वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ और हम ट्राई करेंगे। हुआ ये कि इस दीवार के टूटने से जूडिया में रहने वाले जूस को काफ़ी परेशानी होने लगी। नेहमाया को इस बात का पता चला, तब उसने पर्शिया से जेरूसलम जाने का फैसला किया ताकि वो इस दीवार को दोबारा रीबिल्ड कर सके। अब क्योंकि नेहमाया को कई इलाकों से गुजर कर जाना था, किंग आर्टाक्सर्क्स ने उन्हें कुछ लेटर्स दिए। उन लेटर्स में उन्होंने यूफ्रेटिस नदी के उस पार के गवर्नर्स को रिक्वेस्ट की कि वो नेहमाया को जूडिया में जाने में मदद करें और उन्हें सुरक्षित रखें। आज के पासपोर्ट्स की तरह ये लेटर्स नेहमाया को सफ़र करने की अनुमति देते थे। दुनिया भर में भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हर जगह इन डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि चाइना में हान डायनेस्टी के दौर में जुआन नाम के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स शुरू किए गए थे। ये बात 202 BC से लेकर 9 AD तक की है। AD यानी एनो डोमिनी है। ये उस समय को कहा जाता है जब जीसस क्राइस्ट जिंदा थे। जॉन डॉक्यूमेंट्स में नाम, उम्र, जॉब, रहने की जगह और शरीर के फीचर्स जैसे कि रंग और लंबाई लिखे जाते थे। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट में ट्रैवल करने का मकसद और डेस्टिनेशन भी जोड़ दिया जाता था। इन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का सबसे बड़ा मकसद था कि लोगों की मूवमेंट्स को ट्रैक करा जाए, मेनली ताकि जासूस एम्पायर में ना घुस सकें। दिलचस्प बात तो ये है कि अर्थशास्त्र किताब जो कि राइटर चाणक्य ने लिखी है, उसमें एक सील्ड पास के बारे में बताया गया है। वहाँ एक मैनेजर या सुपरवाइज़र के बारे में भी लिखा गया है जो यात्रियों को ये सील्ड पास जारी करता था, जिसे देश में एंट्री और एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये पास 1 माशा का होता था। माशा उस समय की करेंसी को कहा जाता था। उस दौर में ट्रैवल किसी के लिए इतना आम नहीं था, इसलिए उसकी निगरानी करना भी काफ़ी आसान था। 1414 में एक खास बात हुई। इंग्लैंड के राजा हेनरी V ने सेफ कंडक्ट्स एक्ट लागू किया। इस एक्ट की वजह से कुछ खास दस्तावेज या डॉक्यूमेंट शुरू किए गए, जिससे पासपोर्ट के दौर में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। इन डॉक्यूमेंट्स को सेफ कंडक्ट्स या लेटर ऑफ सेफ कंडक्ट्स बोला गया। पहले समझते हैं कि इनका मेन काम क्या था। आप इसे एक मेडिवल टाइम के वीज़ा की तरह मान सकते हो। किंग हेनरी V के समय में ये एक खास डॉक्यूमेंट था जो फॉरेनर्स को दिया जाता था। इसका मेन पर्पस ये था कि अगर वो उनके रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सेफली कर सकें बिना किसी डर के, बिल्कुल आज के समय के वीज़ा की तरह। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि सेफ कंडक्ट यूजुअली तब दिया जाता था जब वॉर चल रही होती थी। एक तरह से सोचो, ये एक प्रोटेक्शन की गारंटी थी कि मैसेंजर या ट्रेडर को हार्म नहीं किया जाएगा। पर एक और बात याद रखने वाली है कि नेशनलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था। मिडीवियल टाइम में लोग अपने छोटे छोटे इलाके या उनके लोकल राजा के हिसाब से पहचाने जाते थे, ना कि किसी बड़े देश या राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से। तो सेफ कंडक्ट्स आज के पासपोर्ट या ID की तरह नेशनैलिटी नहीं प्रूव करते, पर वो शो करते थे कि इंसान किसी पर्टिकुलर किंग या स्टेट की प्रोटेक्शन में है। एक बात और, मोनार्क्स यानी किंग्स और क्वींस को फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए किसी भी पासपोर्ट या सेफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इंटरेस्टिंगली ये रूल आज तक लागू है। ऐसा इसलिए क्योंकि पासपोर्ट्स किंग या क्वीन के नाम से ही इशू होते हैं, तो उनको खुद को इशू करना कोई सेंस नहीं बनाता। एग्जाम्पल के तौर पे UK के किंग चार्ल्स III को ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
ट्रैवल के लिए बाकी रॉयल फैमिली के मेंबर्स को पासपोर्ट होना ज़रूरी है। 1540 आते आते ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू करना इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल का काम बन गया था और इसी दौरान इन डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट का टाइटल दिया गया। प्रिवी काउंसिल राजा के सबसे करीबी सलाहकार होते थे। आज भी एक पासपोर्ट ऐसा इशूड है जो कि 18 जून 1641 को जारी किया गया था और उस पर चार्ल्स द फर्स्ट के सिग्नेचर्स हो रखे हैं। अगर पासपोर्ट के नाम के ओरिजिन की बात की जाए तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये शब्द एक पुराने इटालियन डॉक्यूमेंट से लिया गया जिसका नाम था पासापोर्तो। इस डॉक्यूमेंट का यूज़ तब होता था जब कोई व्यक्ति किसी इटालियन पोर्ट या शहर से गुजरता था। इस डॉक्यूमेंट से उन्हें पास करने की अनुमति मिलती थी। इटालियन में पासापोर्तो का मतलब होता है पास द हार्बर। 1778 तक पासपोर्ट्स इंग्लिश या लैटिन में लिखे जाते थे, लेकिन कुछ साल बाद ये फ्रेंच में जारी किए जाने लगे क्योंकि उस समय की डिप्लोमेसी की लैंग्वेज भी फ्रेंच ही थी। उसकी वजह ये थी कि फ्रांस उस दौर का सबसे बड़ा यूरोपियन पावर था। 1855 से पासपोर्ट्स एक सिंगल शीट डॉक्यूमेंट में आने लगे जिसमें ट्रैवलर के नाम, उम्र, लंबाई और रंग भी लिखे जाने लगे। एक समय ऐसा भी था जब नए पासपोर्ट्स इंट्रोड्यूस तो किए गए बट उनकी ज़रूरत कुछ ही सालों में कम कर दी गई। इसका कारण था यूरोप में रेलवे नेटवर्क की तेज़ी से बढ़ती प्रोग्रेस। 1860s के टाइम पे फास्ट स्पीड ट्रेन्स और बढ़ती ट्रैवलर्स की संख्या ने इंटरनेशनल यात्रा को बहुत बढ़ा दिया था। इस नए परिवर्तन के साथ पासपोर्ट नियम को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो पासपोर्ट के नियम और उनकी ज़रूरत को ढीला कर दिया गया ताकि लोग बिना किसी रुकावट के सफ़र कर सकें। अब इससे हुआ ये कि यूरोप के अंदर ट्रैवल के लिए अब पासपोर्ट का होना ज़रूरी नहीं था और बॉर्डर क्रॉस करना एक सिंपल प्रोसीजर बन गया था। इस वजह से पासपोर्ट यूज़ करके ट्रैवल करने वाले लोग काफ़ी कम हो गए थे। फिर 1914 में हुआ वर्ल्ड वॉर 1। इससे कंट्रीज़ के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा के लिए बदल गए और इसका असर पासपोर्ट पर भी पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी जंग थी जिसमें दो मेन अलायंस थे। एक तरफ थे अलायंस जिसमें शामिल थे फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, और कुछ समय बाद यूएस भी इस अलायंस का हिस्सा बन गया था। पर दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर के साथ साथ कुछ छोटे देश भी शामिल थे। ये जंग 1914 से 1918 तक चली और करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। वर्ल्ड वॉर 1 के समय यूरोप के देशों ने अपनी सुरक्षा और इमिग्रेशन नियंत्रण के लिए बॉर्डर पर पासपोर्ट की ज़रूरत को वापस लागू किया। इस वजह से पासपोर्ट का यूज़ एक आम प्रक्रिया बन गई। 1914 में ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड स्टेटस ऑफ एलियंस एक्ट पास किया गया जिसमें राष्ट्रीयता और नागरिकता को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया और पासपोर्ट की बुकलेट फॉर्म भी बना दी गई। ये सडन रिस्ट्रिक्शंस लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, लेकिन सरकार ने इन कंट्रोल्स को जारी रखा। वॉर के तुरंत बाद इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट ज़रूरी बना दिए गए और 1920 में लीग ऑफ नेशंस के ज़रिए मॉडर्न पासपोर्ट का निर्माण हुआ। लीग ऑफ नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन था जो 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद स्थापित किया गया था। इसका मेन गोल युद्ध रोकना और विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड पीस को बनाए रखना था। अब एक नज़र डालते हैं वीज़ा सिस्टम की तरफ। ये 1891 में सबसे पहले रशिया में शुरू किया गया। रशियन सरकार ने विदेशी लोगों की देश में एंट्री के लिए वीज़ा का होना ज़रूरी बना दिया। देखते ही देखते दूसरे देशों ने भी इस सिस्टम को अपनाया। 20वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे देश में वीज़ा रिक्वायरमेंट सेट कर दी गई थी। 1924 में यूएस पहला ऐसा देश था जिसने वीज़ा कोटा सिस्टम शुरू किया। कोटा सिस्टम के तहत कुछ देशों के इमिग्रेंट्स को वीज़ा कम दिए जाने लगे। आगे जाके एक और बड़ा इंसिडेंट होता है, जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई देशों ने सख्त वीज़ा रिक्वायरमेंट्स लगाना शुरू कर दिया। जब लीग ऑफ नेशंस 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाई तो उसे डिसॉल्व कर दिया गया। उसे एक साल पहले ही 1944 में यूएन की एक और स्पेशल एजेंसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ये लीग ऑफ नेशंस के प्रिंसिपल्स पर ही आधारित थी और इसे ICAO भी कहा जाने लगा। ICAO विश्व के एविएशन स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को बनाने का काम करता है, जैसे कि हवाई नेविगेशन और एनवायरनमेंट की सुरक्षा। 1947 में पासपोर्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन की जिम्मेदारी ICAO को ही सौंप दी गई, जो कि आज तक पासपोर्ट के स्टैंडर्ड सेट करता है। चलिए अब बात करते हैं भारत की। इंडिपेंडेंस के बाद 1967 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट पास किया गया, जिसके बाद से सरकार को अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने की परमिशन दी गई। पहले जारी किए पासपोर्ट्स पे अशोका सिंबल था और इंडियन पासपोर्ट लिखा जाता था।
ये पासपोर्ट हाथ से लिखा हुआ था जिसमें पासपोर्ट होल्डर के नाम, उम्र, बर्थ प्लेस और ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। आगे जाके वीज़ा पॉलिसीज़ भी एडवांस होती चली गई। इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन था शेंगन कन्वेंशन का। कुछ साल बाद ही 1985 में लग्जमबर्ग के शहर शेंगन में कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन में कुछ यूरोपियन देशों के बीच में शेंगन अग्रीमेंट साइन किया गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस अग्रीमेंट को किस किस यूरोपियन देश ने साइन किया था। 2021 तक शेंगन एरिया में 26 देश शामिल थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर मेंबर स्टेट्स, साथ ही आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein भी हैं। इस कन्वेंशन का मेन पर्पस था इन देशों के बीच की बॉर्डर्स को हटाना और एक कॉमन वीज़ा पॉलिसी बनाना। शेंगन कन्वेंशन के अंडर जब एक पर्सन एक शेंगन देश में एंटर करता है तो बिना किसी इमिग्रेशन प्रोसीजर के किसी भी दूसरे देश में जा सकता है। इस वीज़ा को शेंगन वीज़ा कहा जाता है। शेंगन एग्रीमेंट की वजह से ट्रैवल और टूरिज्म में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया। इससे लोगों को ट्रैवल करने में मदद मिली और ज़्यादा टूरिस्ट के आने की वजह से इकोनॉमी भी स्ट्रांग बनी। इसके बाद से पासपोर्ट्स में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हुए। 1988 में पासपोर्ट में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। इसे सबसे पहले मलेशिया के पासपोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। बायोमेट्रिक पासपोर्ट में एक चिप हुआ करती है जिसमें पासपोर्ट होल्डर की एक डिजिटल तस्वीर और थंबप्रिंट्स डाले जाते हैं, जिससे बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर स्कैन करके आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा हुआ कि पासपोर्ट्स और भी सिक्योर होते गए और फेक पासपोर्ट्स बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया और इससे पासपोर्ट्स पर वेटिंग टाइम भी काफ़ी कम हो गया। इंडिया की बात करें तो यहाँ 2001 में मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपके पासपोर्ट में एक मशीन रीडेबल कोड होता था। ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन स्कैन करने में मदद करता था। बट 2008 से इंडिया में भी बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स आने शुरू हो गए। मशीन रीडेबल और बायोमेट्रिक पासपोर्ट के बीच में डिफरेंस पूछो तो वो एक माइक्रोचिप का है, जो कि सिर्फ बायोमेट्रिक पासपोर्ट में पाया जाता है। ऐसे ही फ्लेक्सिबल वीज़ा पॉलिसीज़, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स और बढ़ते हुए एयरलाइन नेटवर्क के कारण 21वीं सेंचुरी यानी 2001 के बाद ट्रैवल रेट काफ़ी बढ़ने लग गया था। इसी दौरान 2006 में हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत हुई। ये इंडेक्स एक साल में एक बार जारी किया जाता है, जिसमें सभी देशों की पासपोर्ट्स की रैंकिंग करी जाती है। ये रैंकिंग हेनली एंड पार्टनर्स नाम की एडवाइजरी फर्म ने शुरू की थी ताकि लोगों और सरकारों को पासपोर्ट्स की ताकत का सही आइडिया मिल सके। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। हेनलीज इंडेक्स दो मुख्य इंडिकेटर्स के आधार पर देशों को रैंक करता है। पहला वीज़ा फ्री एक्सेस और दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशंस। समझेंगे कि डिप्लोमेसी और वीज़ा एक्सेस आपस में कैसे जुड़े होते हैं और इसका पासपोर्ट रैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर एक मिनट के लिए ऐसा सोचो, अगर आपका पासपोर्ट आपको दुनिया भर में बिना वीज़ा के घूमने की आज़ादी दे तो ट्रैवल करना कितना आसान हो जाएगा। आप आराम से चाहे काम के लिए या फिर टूरिज़्म के लिए या पढ़ाई के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। तो कौन नहीं चाहेगा। किसी भी देश में वीज़ा फ्री एक्सेस के लिए पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की बात करें, इन दोनों देशों के बीच स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के सिटीजन्स बिना वीज़ा के दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक देश के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने से नहीं होता। अगर यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा के पास ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस और बाकी कंट्रीज़ के साथ हों, तभी उनके देश की रैंकिंग हेनलीज इंडेक्स में बढ़ती है। हेनलीज इंडेक्स यही ट्रैक करता है कि एक देश अपने सिटीजन्स को कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल दिलवा पा रहा है। जितने ज़्यादा देश उतनी ही बढ़िया रैंकिंग। इसी तरह अगर कंट्रीज़ के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो तो वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं, यानी कि नो वीज़ा फ्री एक्सेस। ऐसे ही कुछ हुआ था 2017 में कतर के साथ। गल्फ कंट्रीज़ को लगता था कि कतर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है, खास करके ईरान के साथ दोस्ती रखकर। इसकी वजह से गल्फ कंट्रीज़ ने कतरी सिटीजन्स पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी और इसका नतीजा ये हुआ कि कतर की रैंकिंग इंडेक्स पर गिर गई। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होना भी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल है और बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स मेंटेन रखे तो बाकी कंट्रीज़ उसके देश में ट्रैवल करना चाहेंगी। इसी वजह से सिंगापुर की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की रैंकिंग काफ़ी लो है। तो हमने बेसिक क्राइटेरिया तो समझ लिया इस रैंकिंग का। अब एक्चुअल हेनली इंडेक्स की रैंकिंग को देखते हैं। वो कौन से देश हैं जो लिस्ट के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में आते हैं। स्टार्ट करते हैं 10th नंबर से, जिसपे लिथुएनिया और स्लोवाकिया। उसके बाद आते हैं हंगरी और पोलैंड, दोनों ही 9th स्पॉट पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस और माल्टा ऑक्यूपाई करते हैं 8th स्पॉट। नंबर 7 पर बेल्जियम, चेकिया जिसे चेक रिपब्लिक बोलते थे,
न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड यूएसए हैं। 6 नंबर पर है फ्रांस, आयरलैंड, पोर्तुगल और यूके। उसके बाद आते हैं नंबर 5th पोजीशन पर, जहां पर जमे बैठे हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरलैंड्स और स्वीडन। 4th नंबर पर है फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग। जर्मनी और स्पेन दोनों ही 3rd पोजीशन पर टाइड हैं। 2nd पोजीशन पर है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। और फाइनली 5 बार लगातार विन के साथ जापान इस साल भी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना गया है। जापानीज सिटीजन 197 कंट्रीज में से 193 कंट्रीज को नो वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें से लगभग 150 कंट्री में कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और बाकी बची कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जापान नंबर 1 पर पहुंचा कैसे। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने खुद को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर किया, जिससे जापान में आज तक डेमोक्रेसी ही चल रही है और लोग अपने फ्री विल से लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। आज जापान की रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की कंसिस्टेंट पॉलिसीज और यूएस के साथ अलायंस की वजह से उसको एक पॉलिटिकल स्टेबल देश माना जाता है। इसके अलावा जापान के क्राइम रेट भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उसे ट्रैवल के लिए भी काफ़ी सेफ माना जाता है। इसकी वजह से हर साल दुनिया भर से काफ़ी लोग यहाँ बिजनेस और ट्रैवल करने के लिए आते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जापान की दूसरे देशों के साथ काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं। जापान यूएस ट्रेड रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जापान एशिया पैसिफिक में यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट अलाय माना जाता है और दोनों देशों ने कई एग्रीमेंट साइन किए हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। 1951 में दोनों देशों के बीच एक ज़रूरी ट्रीटी साइन की गई थी, जिसको यूएस जापान म्यूचुअल सिक्योरिटी ट्रीटी कहा गया। इस ट्रीटी के हिसाब से अगर कभी जापान पर हमला हो तो यूएस की जिम्मेदारी है कि जापान को डिफेंड करे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इस ट्रीटी ने जापान और यूएस दोनों के रिलेशंस को मजबूत बना दिया था। ऐसी रिलेशन जापान ने यूरोपियन देशों के साथ भी बनाए रखे हैं, खास करके जर्मनी और फ्रांस के साथ। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने जापान को अपने मेंबर स्टेट्स में वीज़ा फ्री एक्सेस भी दे रखा है, यानी शेंगन वीज़ा के अंडर पूरे 27 देशों में जापानीज को बगैर वीज़ा के एंट्री की इजाज़त है। इसकी वजह इनके बीच 2018 में साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट का मकसद इन देशों के बीच पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल टाइज को और मजबूत बनाकर रखना था। अब बात करेंगे जापान और एशियन कंट्रीज़ की। जापान के साउथ कोरिया और इंडिया के साथ बहुत मजबूत पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। जापान और कोरिया ने कई इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे कि 2019 का जापान कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया के साथ भी जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2011 में, जिससे सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चाइना जैसे एक सुपर पावर देश के साथ बॉर्डर पर झगड़े होने के बावजूद जापान ने अपने रिलेशंस काफ़ी अच्छे बनाए रखे हैं और चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा। इस सबसे जापानीज पासपोर्ट होल्डर्स को चाइना में भी फ्री वीज़ा एक्सेस है। एंड इन्हीं सभी एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की वजह से जापान का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है और जापानीज पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया भर के बहुत सारे देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं इन सब में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की करंट रैंकिंग 85th स्पॉट पर है और अगर वीज़ा फ्री एक्सेस या वीज़ा ऑन अराइवल की बात की जाए तो दुनिया भर में इंडियन 59 देशों में एंटर कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ में शामिल है भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, थाईलैंड, कीनिया, मॉरिशस एंड कई ऐसे देश। 2019, 20, 21 और 22 में इंडिया की रैंकिंग 82nd, 84th, 85th और 83rd थी, तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस साल की रैंकिंग में सबसे बड़ा बदलाव इंडिया के लिए था सर्बिया का वीज़ा फ्री एक्सेस खो देना। जनवरी 1, 2023 के बाद से इंडियंस को सर्बिया में एंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ने लगी है। 2023 से पहले इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को सर्बिया में 90 डेज के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता था। इस चेंज की वजह इंक्रीज्ड माइग्रेशन बताया गया। इंक्रीज इन माइग्रेशन यानी एक बड़ी वॉल्यूम में लोगों का एक देश से दूसरे देश में सेटल होना। लेकिन आखिर इंडिया 85th रैंकिंग पर क्यों है? इसके लिए समझते हैं इंडिया की वीज़ा पॉलिसीज़ और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी बाकी कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट के रिलेशंस। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ये समझा था कि एक देश के जितने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, उतना ही ज़्यादा चांस होगा उन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलने का। अब इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी डाइवर्स माने जाते हैं। एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर होने के नाते इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज काफ़ी हद तक बनाए रखे हैं। इसके अलावा इंडिया यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक एक्टिव मेंबर माना जाता है। इंडिया ने यूएस, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन जैसे मेजर पावर प्लेयर्स के साथ भी काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे हैं। जब डिप्लोमेटिक टाइज इतने स्ट्रांग हैं तो पासपोर्ट इतना वीक क्यों? क्योंकि अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पासपोर्ट स्ट्रांग होगा। दोबारा आते हैं वीज़ा पॉलिसीज़ की तरफ।
कुछ कंट्रीज़ ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज़ बना रखी हैं, जैसे कि यूएस, यूके, शेंगन एरिया कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होने के बावजूद इसके मेन रीजंस में सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और इंडिया से एक बहुत बड़े नंबर में एप्लीकेंट्स का अप्लाई करना बताया गया है। इंडिया इस समय चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। अब चाहे वो परसेंटेज में कम हो, पर हर साल एक बहुत बड़े मात्रा में इंडियंस दूसरे देशों में सेटल करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार और अच्छी लाइफस्टाइल की एक तलाश। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है सख्त वीज़ा पॉलिसीज़ की। जब इतने ज़्यादा लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो थोड़े से सख्त कदम उठाने पड़ते हैं ताकि कोई गैर कानूनी तरीके से रहने ना लगे। अक्सर लोग जॉब ढूंढने के लिए देश से बाहर जाते हैं और जब वीज़ा एक्सपायर होने से पहले जॉब ना मिले तो वहीं इलीगली रुक भी जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर केसेस में लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो वापस अपने देश जाएं और फिर दोबारा आने की कोशिश करें। इसके कारण कुछ लोग बगैर वीज़ा एक्सटेंड किए दूसरे देशों में ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज़ जारी की जाती हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी रीजंस की बात है तो इंडिया खुद कई टेररिस्ट अटैक्स का शिकार बना है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक की वजह से कई देशों ने इंडिया की सिक्योरिटी पर काफ़ी सवाल उठाए हैं। इलीगल इमिग्रेशन और सिक्योरिटी कंसर्न जैसे बड़े इश्यूज़ का हल अगर निकल आए तो हमें उम्मीद है कि इंडिया बहुत तेज़ी से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में आगे बढ़ सकता है। आज के टाइम पासपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस डॉक्यूमेंट के बगैर आप देश से कहीं बाहर नहीं जा सकते। सोचिए अगर आप विदेश में हैं और फ्लाइट से पहले आपका पासपोर्ट खो जाए तो आप अपने देश वापस नहीं जा सकते। आप अपना लगेज भूल सकते हैं, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, सब कुछ, लेकिन पासपोर्ट नहीं। ये काफ़ी डराने वाली सिचुएशन है। पर जिस तरह से इंडिया डिजिटाइजेशन की ओर चल रहा है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा काफ़ी आगे है, इस प्रॉब्लम का सलूशन पासपोर्ट्स को फुली डिजिटाइज करना भी हो सकता है। इंडिया के लिए ये नया नहीं है। आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई डॉक्यूमेंट्स आज डिजी लॉकर के थ्रू एक्सेस करे जा सकते हैं और कोई फिजिकल कॉपी होना ज़रूरी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करे, और अगर करता है तो क्या बाकी देश इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अगर आप पासपोर्ट्स के फ्यूचर का कुछ अनुमान लगाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं हूं ईशान जिंदल। जय हिंद।